हेलो 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 हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप कर देंगे एक बार सभी। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्लास चल रही है सभी की? एक बार चेक करना। हाँ चलो ठीक है। हाँ भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो 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 हेलो। चलिए, कैसे सभी के हाल चाल? हम बढ़िया मस्त मजे में। चलो तो करते क्लास की शुरुआत। हमने स्थिर विद्युतिकी में 6 लेक्चर तक रिवीजन कर लिया था, है ना। अब हमें लेक्चर नंबर 7 से शुरुआत करनी है। तो लेक्चर नंबर 7 से मतलब आज पूरा चैप्टर हम खत्म ही कर देंगे। तो लेक्चर नंबर 7 से हम करेंगे शुरुआत। अब ये जो आने वाला पोर्शन है, मतलब स्टार्टिंग वाले पोर्शन में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत थी, लेकिन अब हमें इसमें थोड़ी कम ही मेहनत करना होगी और बढ़िया तरीके से हम इसमें फॉर्मूले देखकर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और रिविजन कर लेंगे। चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। सैटरडे की टीचर स्लाइड नहीं आई, ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूं। क्या सैटरडे की टीचर स्लाइड्स नहीं आई हैं? एक बार चेक कर लो आप लोग भी। क्या सभी की टीचर स्लाइड्स नहीं आई हैं सैटरडे की? क्या टीचर स्लाइड्स ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया, वो एक बार चेक कर लेंगे। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। मुझे भी मिलना है आपसे। हाँ, वैसे हम लोग लखनऊ गए थे तो कुछ बच्चों से मिले हम, है ना। कुछ बच्चे आए थे, काफी बढ़िया लगा, काफी अच्छा लगा उन सभी से मिलकर। अब तो देखो, चिंता ना करो, आने वाले समय में हम लोग एक बढ़िया सा मीटअप टाइप करेंगे, क्योंकि अभी ये तो ऐसा था कि हम लोग बस जा रहे थे, तो कुछ बच्चे अगर आना चाहते थे तो वो आ गए मिलने, ठीक है। बाकी हम लोग आने वाले समय में एक बढ़िया सा मीटअप जरूर करेंगे। चलिए तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। स्थिर विद्युतिकी में लेक्चर नंबर 7। इस चैप्टर में हमने, या इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने विद्युत फ्लक्स पे चर्चा करी थी। मैंने आपको आवेश, कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बारे में रिवीजन करवा दिया है ना। अब मैं आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में रिवीजन करवाऊंगा। उससे पहले कुछ छोटे छोटे से सवाल थे जो मैंने आपको बोला भी थी कि एक बार आप खुद से भी रिवीजन कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा। अगर आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट नहीं कर पाते हो तो देखो, इसका रास्ता मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया क्लासेस में कि आप क्या कर सकते हैं कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, लेकिन उनको बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे से करो। मतलब देखिए, पहले तीनों सब्जेक्ट के जो क्लास के नोट्स है या क्लास का जो पढ़ाया गया उसे तो रिवाइज करना ही करना है, वो तो मिनिमम ही है। इसके बाद में जो बचा हुआ समय, उसमें एक दिन में 2 सब्जेक्ट, जैसे एक दिन बायो और केमिस्ट्री कर लिया, एक दिन बायो और फिजिक्स कर लिया, एक दिन बायो और केमिस्ट्री कर लिया, एक दिन बायो और फिजिक्स कर लिया। तो उससे मतलब क्या, कौन सा वाला पार्ट करोगे? होमवर्क वाला पार्ट या रिविजन वाला पार्ट। एक बार क्लास का तो सब कुछ देखना ही देखना, वो तो तीनों सब्जेक्ट का डेली देखना ही पड़ेगा। उसके अंदर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप एक एक दिन में 2 सब्जेक्ट की कर सकते हैं, तो उससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और अच्छे से भी कर पाओगे। चलिए तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पिछली क्लास में बोले थे एक बार ट्राई करने के लिए। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन बोला था कि अगर हमारे पास एक प्लेट है जिसमें प्लस सिग्मा आवेश है, इधर वाली प्लेट पे माइनस सिग्मा आवेश है, तो इसके बीच में परिमाणीय विद्युत क्षेत्र पूछा था। तो कैसे करेंगे ये? तो यहां पर अगर इनेट जो होगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन, एक प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। हमने देखा था अनंत, अगर हमारे पास एक अनंत आवेशित चादर है तो उसके अंदर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब परिमाणीय विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? पॉजिटिव के कारण भी इधर होगा, इधर नेगेटिव प्लेट है उसके कारण भी उसकी तरफ होगा, पॉजिटिव वाले कारण उसके दूर होगा। तो दोनों की दिशा एक ही आ गई, दोनों की दिशा एक ही आ गई, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटा एप्सिलॉन बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा वोल्ट प्रति मीटर में। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे सवाल नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, जैसे हमने चादर के लिए किया वैसा का वैसा सवाल अनंत
रेखीय आवेश के लिए पूछा गया था। तो इसमें प्लस लैम्डा है, इसमें माइनस लैम्डा है, इनके माध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र? तो यहां पर सर हमारे पास पॉजिटिव आवेश के कारण दूर की तरफ, नेगेटिव कारण आवेश के कारण भी उसकी तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। हमें पता है अनंत रॉड के कारण 2k लैम्डा बटा आर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसके कारण भी 2k लैम्डा बटा आर, इसके कारण भी 2k लैम्डा बटा आर, जो नेट हो जाएगा वो 4k लैम्डा बटा आर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और k को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 से 4 कट जाएगा, लैम्डा बटे में पाई एप्सिलॉन मेरे पास, पाई एप्सिलॉन इंटू आर मेरे पास आंसर आ जाएगा। नहीं, एग्जैक्टली पिछली क्लास में जो कर रहे थे उसी पर बेस्ड सवाल थे। साथ ही साथ ये भी हमने करा ही था पिछली क्लास में कि अगर मेरे पास एक अर्धवलय होगी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो अर्धवलय के कारण 2k लैम्डा बटा a विद्युत क्षेत्र होता है। वैसे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जो था वह k लैम्डा बटा a इंटू साइन अल्फा बटा 2 फॉर्मूला था, है ना। 2k लैम्डा बटा a, इसमें साइन अल्फा बटा 2 भी था आगे मल्टीप्लाई में, लेकिन अर्धवलय है तो यहां पर सर अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, या अल्फा बटा 2 करेंगे तो 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो 2k लैम्डा बटा आर पिछली क्लास में हमने देखा था, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन रखा, फिर से इसको सॉल्व कर लिया। पल्लवी बिटिया क्या पूछना चाह रही है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करे या क्वेश्चन प्रैक्टिस? देखो क्या होता है बेटा, एक हद तक तो आपको पहले मल्टीपल टाइम से रिवीजन करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आपको लग रहा है कि यार मैंने एक चैप्टर को 2 बार पढ़ लिया था, 2 बार रिवाइज कर लिया था, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होंगे। ठीक है, क्या करना होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होंगे। चलिए, हाँ, इस टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इस संडे टेस्ट जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक, तो वो आएगा, और इसके अलावा संधारित्र जो बचा हुआ पोर्शन था वो आएगा। साथ ही साथ कल से मैं एक और नया चैप्टर भी शुरू कर दूंगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उसमें भी आधा चैप्टर मैं पूछूंगा, उसमें फराडे के नियम तक मैं कहानी पूछूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास यहां पर ए पर कोई आवेश है, बी पर कोई आवेश है, तो हमें, और इसका विद्युत क्षेत्र का ग्राफ जो है वो ऐसा करना, विद्युत क्षेत्र जो है पहले घटा 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 फिर बड़ा 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 दूरी के साथ में। तो आपको बताना था कि यहां पर ए और बी कैसे विपरीत प्रकृति या समान प्रकृति के, तो कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए, हमें पता है सर अगर यहाँ पे क्यू आवेश है तो के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ग्राफ ऐसा बनता है, अति परवलय बनता है। अब मेरे पास 2 समान आवेश आ गए, तो देखो ये भी पॉजिटिव है, अगर मान के चलो एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव होता तो क्या होता है सर, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव होते हैं, है ना, एक यहां पर जैसे इसमें लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 110% सर बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए था। क्यों? इस पॉजिटिव कारण दूर होगा, इस पॉजिटिव कारण भी दूर होगा, तो बीच में परिमाणीय विद्युत क्षेत्र 110% 0 होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र बीच में 0 नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों आवेश जो है वो विपरीत प्रकृति के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो बीच में कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव के कारण दूर होता है और नेगेटिव के कारण उसकी तरफ होता है, तो दोनों हमेशा पूरी लाइन में दोनों हमेशा ऐड ही होते हैं, तो वहां पर कभी भी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। हाँ, ये वाला भी एक सवाल था, नीट 2018 का सवाल था, ये आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सरल रेखा में गति पर आधारित सवाल था। इसमें एक बार क्या पूछा था, वो जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है उनको हिंट दे देता हूं, ठीक है, बाकी जिन्होंने करा हुआ है उनको तो भली भांति रूप से आ चुका है सवाल। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, एक बार मैं बोल रहा हूं लेकिन क्लास के बाद में आपको ये क्वेश्चन फिर से पढ़ना जरूर है बेटा। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर एक गाड़ी है। जैसे जैसे हम आगे, मतलब क्या करा, पहले इसमें आवेश क्यू है, अब जैसे जैसे समय बढ़ा तो 0 से 1 सेकंड हुआ समय, तो उसमें विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगाया गया, मतलब इस पे बल इस दिशा में लगा, तो इसमें त्वरण होगा 0 से 1 सेकंड पर। अब 1 सेकंड जैसे ही हुआ तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट दी। क्या करा? विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट दी। तो सर ये इधर जा रही थी गाड़ी, अचानक से विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट दी, गाड़ी इधर जा रही थी, अचानक से विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट दी। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र की दिशा पलटी यहां पर, तो क्या होगा, अब इसमें ब्रेक लगने लग जाएंगे क्योंकि अभी भी पॉजिटिव आवेश है, तो यहां तक जाएगी, रुकेगी और रुक कर वापस आ जाएगी, यहां तक जाएगी, देखो आगे बढ़ी, स्पीड बढ़ रही थी,
फिर स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई, रुकी और फिर वापस आ जाएगी। तो 1 सेकंड में अगर जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी 1 सेकंड में इसकी स्पीड घट भी जाएगी। तो 0 से 3 सेकंड में, है ना, 0 से 3 सेकंड में, 0 से 3 सेकंड में हमें पूछा है कि यहां पर इसका विस्थापन या मतलब औसत दूरी और औसत चाल और औसत वेग पूछा है। तो ये यहां से यहां तक जाएगी और वापस आ जाएगी। अब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर सकते हो आप। त्वरण जो होगा इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, क्योंकि 0 से 6 मीटर पर सेकंड, ये कहां दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 0 से 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में गाड़ी बढ़ गई। तो त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो 3 मीटर ये चली, फिर 3 मीटर और चल के रुक जाएगी, फिर 3 मीटर वापस आ जाएगी। आप चाहो तो उसको ग्राफ से भी कर सकते हो या बिना ग्राफ के भी आप कर सकते हो, है ना। तो आंसर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, औसत विस्थापन जो हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा। कैसे सर, यहां से यहां तक का विस्थापन 3 मीटर होगा, 3 गई फिर 3 आगे जाकर रुक गई फिर वापस आ गई, तो नेट कितना होगा सर, ये 3 ही होगा। दूरी कितनी होगी सर, 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 9 मीटर दूरी हो जाएगी। तो 9 बटे में 3 कर हमारे पास मीटर पर सेकंड में औसत चाल आ जाएगी। क्लियर है कहानी। चले आगे बढ़ते इसी प्रकार से, है ना। ये भी आसान से ही सवाल है ना। इसमें क्वेश्चन 2018 का, इसमें क्या बोला था कि मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन के लिए, एक बार आपको क्वेश्चन फिर से पढ़कर सॉल्व करना होगा, है ना। जिनकी क्लासेस छूट गई है उनके लिए, जिन्होंने करा हुआ उनका रिविजन चल रहा है। तो यहां पर देखो यार, क्वेश्चन में बोला था कि विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो हमें पता है सर, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित होता है। तो ये आसमान में मतलब जमीन से ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो नीचे की तरफ त्वरित होगा। इसका त्वरण इतना आएगा, त्वरण होता है QE बटे में m। तो बोला कि यदि मान के चलो उसे t समय लगा कुछ हाइट गिरने में, अब विद्युत क्षेत्र को पलटा दिया गया, मतलब नीचे की तरफ विद्युत क्षेत्र है और इसमें आप एक प्रोटॉन को छोड़ दिया, तो बोले उतनी ही दूरी गिरने में प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से ज्यादा समय लगेगा कम लगेगा, क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, यही दूरी, तो त्वरण निकालना पड़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण नहीं लेंगे दोनों कंडीशन में, क्योंकि बहुत छोटे द्रव्यमान है, तो गुरुत्वीय त्वरण ऑलमोस्ट 0 है इनके लिए, है ना। तो यहां पर अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण तो होगा जी दोनों के लिए, लेकिन इनका द्रव्यमान बहुत छोटा है, तो उससे, है ना, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वह केवल और केवल किसके लिए बात कर रहा है, वह केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के कारण बात करना चाहता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, तो इसका त्वरण होगा EE बटे में m, है ना। और m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा सर यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब हमें पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो त्वरण किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा प्रोटॉन कंपैरिजन में। ये ऐसी ही बात है कि अगर मान के चलो आपने, है ना, 2 चांटे लगाए, एक भारी आदमी को एक हल्के आदमी को, या हल्की चीज को मारा एक बार भारी चीज को मारा, तो सर हल्की चीज को मारेंगे तो वह ज्यादा त्वरित होगी, भारी चीज को मारेंगे तो वो कम त्वरित होगी। तो कहानी सेम है कि इलेक्ट्रॉन में त्वरण ज्यादा आएगा, प्रोटॉन में त्वरण कम आएगा। तो त्वरण जिसमें ज्यादा होगा उसमें समय कम लगेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी जाएगा तो समय कम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन में समय कम लगेगा, प्रोटॉन में समय ज्यादा लगेगा। अच्छा, साथ ही साथ विद्युत बल रेखाओं के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में सब कुछ रिवाइज करवा चुका हूं, है ना। यह सारी बातें विद्युत बल रेखाओं को लेकर हमने इसके गुणधर्म वगैरह भी सारे देख लिए थे। अरे देख लिए थे, रिवीजन कर लिया था ये सब कुछ। चलिए अब हम आगे बढ़ के, है ना। अच्छा, इसमें ये वाली एक पॉइंट नहीं करी थी हमने पिछली क्लास में कि अगर हमारे पास कोई भी एक आवेश है तो आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या समानुपाती होती है आवेश के परिमाण की, है ना। तो जितना ज्यादा आवेश का परिमाण होगा उतनी ज्यादा संख्याएं निकलेंगी। तो आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या Q बटे में एप्सिलॉन होती है। अगर मेरे पास 1 कूलम आवेश होगा, 1 कूलम आवेश होगा, तो उसमें से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, 1 बटा एप्सिलॉन। या हमें पता है सर K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या 1 बटा एप्सिलॉन की वैल्यू की 4 पाई मल्टीप्लाई कर दिया K इंटू 4 पाई। तो 1 बटा एप्सिलॉन की जगह लिख दिया मैंने K इंटू 4 पाई, K की वैल्यू रखी, 4 पाई की वैल्यू रखी, उसे सॉल्व करा। तो इतनी बल रेखाएं एक कूलम आवेश से निकलती है। अब इसका क्या यूज है सर, इसका यूज है विद्युत फ्लक्स में। किसमें यूज है, विद्युत फ्लक्स में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि हमारे पास किसी भी सतह से कितनी बल रेखाएं निकल रही, बल रेखाओं कितनी उस सतह को काट कर जा रही है, उनकी संख्या जो होती है उसे विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जितनी ज्यादा बल रेखा किसी सतह को काटेंगी उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, अगर ये सीधा रखा हुआ है तो इससे बहुत सारी बल रेखाएं जाएगी। अगर यह, हाँ,
अगर ये ऐसा रखा हुआ तो बहुत सारी बल रेखाएं जाएगी, ऐसा रखा हुआ तो कम बल रेखाएं जाएंगी, और मैंने लेटा दिया तो बहुत कम बल रेखाएं जाने वाली है उसे काटते हुए, है ना। ये ऐसी बात समझ सकते हो आप कि अगर मेरे पास कहीं पर मैंने लाइट चालू करी और उसके सामने हाथ रखा, तो जब लाइट के सामने सीधा हाथ रखेंगे तो बहुत सारी लाइट अपने हाथ को काट के जाएगी या हाथ पर लगेगी। थोड़ा टेढ़ा करो तो कम हो जाएगी, सीधा कर दो तो कोई लाइट आपके हाथ को काट कर नहीं जाएगी, है ना। अच्छा सर मेरा हाथ तो मोटा भी है, एक काम कर पेपर रख लो, पेपर, तो पेपर से ज्यादा फील आएगा। अच्छा सर पेपर सामने रखेंगे तो बहुत सारी लाइट रुकेगी, घुमाएंगे तो कम लाइट रुकेगी, सीधा कर देंगे तो कोई भी लाइट रुकने वाली नहीं है, सारी लाइट ऊपर नीचे से निकल जाएगी उसके। तो अगर सारी लाइट उसके ऊपर नीचे से निकल जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ है कि उसमें फ्लक्स जीरो आएगा। अब फ्लक्स को समझने के लिए हमें कुछ और छोटी छोटी सी बातें समझना होगी, है ना। देखिए सबसे पहली बात तो फ्लक्स कैसे राशि होता है, एक अदिश राशि होता है। क्यों अदिश राशि, क्योंकि वो बल रेखाओं की संख्या है। साथ ही साथ अब हमें यह पता चल गया सर कि जितना ज्यादा कोण यहां पर बनेगा उतनी कम फ्लक्स होगी। तो अब यह परिभाषित कैसे करते हैं, तो फ्लक्स या बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो परिभाषित की जाती है ई डॉट ए से। किससे परिभाषित करते हैं, ई डॉट ए से। ई विद्युत क्षेत्र है और ए क्षेत्रफल सदिश है। तो ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा फ्लक्स बोलते हैं। अब ये अगली क्लास में जाकर, है ना, अगली क्लास में जाकर हम यहां पर फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अभी मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, ये लेक्चर खत्म हो गया था, अगली लेक्चर अभी मैं रिवाइज करूंगा तो उसमें ये होगा। उससे पहले मैं आपको क्षेत्रफल सदिश क्या था वो बता देता हूं। देखो क्षेत्रफल सदिश में क्या होता है, क्षेत्रफल हमें पता है सर अदिश राशि होती है, एरिया, है ना। एरिया क्या हुआ, आरव शर्मा क्या कह रहा है, एक मिनट आरव बेटा, आपकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। क्या सभी को पेड क्लास में भी ऐड आ रहे हैं आजकल यूट्यूब ये डाउटनेट की ऐप पे, क्या सभी को ऐड आते हैं डाउटनेट पर? अच्छा, किसी किसी को आते, किसी किसी को नहीं आते हैं। अच्छा, बहुत सारों को नहीं आते हैं, कुछ बच्चों को आते हैं, ठीक है। तो वो मैं एक बार बोल देता हूँ, वो लोग चेक कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ हो और उसमें तुम लोग रह गए हो, तुम लोग अच्छा ठीक है, मैं एक बार ठीक करवा देता हूं उसे। चलिए, तो एरिया सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश में हमारे पास ये, जैसे अगर मान के चलो कोई भी एक एरिया है, तो एरिया हमें पता है सर अदिश राशि होता है। जैसे अगर मैं वृत्त का एरिया पूछूं तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन 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 यहां पर उसका क्षेत्रफल का सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल का सदिश ध्यान रखना हमेशा जो तल होता है उसके लंबवत होता है, तल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। तो यह तल है, इसके लंबवत इस तरफ होगा, यह तल है, इसके लंबवत इधर होगा, यह तल है, इसका लंबवत इधर होगा। देखो अब लंबवत में दो दिशाएं पॉसिबल है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप दिशा ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अब ये क्या होगा, ये होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो यहां पर अगर हमारे पास ये एक क्षेत्रफल बना है तो इसका एरिया सदिश लिखना है। तो एरिया सदिश क्या है सर, इसकी भुजा है ए, तो ये जगह ए का स्क्वायर के कैप, क्यों तल के लंबवत और बाहर की तरफ इसका एरिया आएगा। इसके तल के लंबवत और बाहर की ओर, तो ये सर इस तरफ हो गया, मतलब आई कैप। तो ये होगा ए इंटू बी इसका एरिया, और दिशा कौन सी होगी, आई कैप। उसी प्रकार से यह देखो, ये थोड़ा सा चालाकी करी, ये जेड लिख दिया, ये एक्स लिख दिया, ये वाई लिख दिया। तो यहाँ पे एरिया होगा पाई आर स्क्वायर जे कैप, बाहर की ओर हो गया इसका एरिया सदिश, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें एरिया सदिश को लेकर हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से लेक्चर नंबर 8 की ओर। लेक्चर नंबर 8 में मैक्सिमम बातें जो थी वो हमने फ्लक्स के ऊपर ही करी। तो फ्लक्स के ऊपर क्या बातें करी थी, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था, ये वही वाली बात है कि अगर मैंने सीधा रख दिया तो मैक्सिमम बल रेखा काटेंगी, ऐसा रख दिया तो कोई भी बल रेखा ऐसे काट कर जाने वाली नहीं है। कोई पतला पेपर माना, हमने इसकी मोटाई नहीं मानी है। और किसी कोण पर होगा तो फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, है ना। जैसे यहां पर एरिया सदिश इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, थीटा क्या है, एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण।
थीटा क्या है, एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण। तो एरिया सदिश इधर है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो कोण 0 हो गया। तो ई ए cos 0 1 होता है, तो ई ए के बराबर हो गया। इसी प्रकार से सर एरिया सदिश इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, एक दूसरे के लंबवत हो चुके हैं, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ये फ्लक्स जो होगा वो ई ए cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो ये 0 के बराबर फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। हाँ, लाइक वाला सेक्शन हटाने का मैंने बोल दिया उन्हें। अब देखो क्या होता है कि जैसे अब वो टेक टीम वाले हैं तो उनके पास भी बहुत सारे दूसरे काम रहते हैं, तो अब वो ऐसा सोचते हैं कि सर आप हमको 4-5 चीजें साथ में बता दो तो इकट्ठी कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइक वाले ऑप्शन के लिए आज बोलेंगे हम, फिर अगले ऑप्शन के लिए कल बोलेंगे, फिर कुछ और बात होगी। तो उन्होंने बोला सर हमारे पास 2-3 चीजें इकट्ठी हो गई है, तो हम 1-2 और चीजें आ जाएंगे और हमारा एक काम चल रहा है, वो काम खत्म करते ही अगले हफ्ते से या मोस्ट प्रॉब्ली जो 2-4-6 दिन में उनका जब भी काम खत्म हो जाएगा तो हम सबसे पहले आपका ये वाला काम करवा देंगे, लाइक वाला काम करवा देंगे। और अभी तुम लोगों ने एक और काम मुझे बोला ऐड हटवाने वाला, तो वो भी करवा देता हूं मैं। चलिए, तो क्षेत्रफल सदिश को लेकर हमने सारी बातें कर ली, विद्युत फ्लक्स को लेकर बातें कर ली कि यह एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे आएगा, विद्युत क्षेत्र होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, वोल्ट मीटर आ गया। या इसकी विमाएं भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, है ना। यहां पर ये वोल्ट, या ये क्या, ये कैसे निकालिए, ये वाली विमा कैसे निकाली मैंने, विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया से। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल बटे में आवेश, बल MLT-2 बटे में आवेश इंटू एरिया। इसको सॉल्व करके इसकी विमा आ सकती है। साथ ही साथ बंद सतह से, हाँ ये वाली बात जो है अभी हम एक बार डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर से मैं डिटेल में रिवाइज करूंगा। उससे पहले जो पढ़ा हमने उस पर कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। मान के चलो हमारे पास कहीं पर एक विद्युत क्षेत्र है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। तो व्रत वर्ग चकती, एक व्रत है एक वर्गाकार चकती है, इन दोनों से विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। तो मान के चलो पहले 2 अलग अलग सवाल है, एक व्रत है एक वर्ग है, तो इनसे विद्युत क्षेत्र बताना है। तो कैसे करेंगे सर, ई डॉट ए होता है विद्युत क्षेत्र, ये रहा एरिया सदिश। एरिया सदिश अगर मैं पहले व्रत की बात कर रहा हूं, व्रत के लिए तो एरिया सदिश बाहर की तरफ होगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के कैप, बाहर की तरफ तल के लंबाई। इनका डॉट करेंगे तो के वाले मल्टीप्लाई होंगे, आई जे है नहीं उसके पास तो 0 हो जाएगा, तो गामा पाई आर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से वर्ग के लिए बात करेंगे तो वर्ग का एरिया हो जाएगा सर ए स्क्वायर, और ये इस दिशा में होगा, ये कौन सी दिशा है, आई कैप। तो ए स्क्वायर आई कैप, तो इसे पूरे विद्युत क्षेत्र का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ कर लेंगे, और फाई की वैल्यू अल्फा ए स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अल्फा ए स्क्वायर हो जाएगी। तो यह हम ऐसे कर सकते हैं, या हम इसका एसपी स्टार भी देख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस चीजों को। क्या है सर इसका एसपी स्टार, देखो तुम्हें बस ये देखना है कि ये क्या है, ये है अल्फा, मतलब विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में है, कुछ इस दिशा में है, और कुछ बाहर की दिशा में। परिमाणी तो कुछ ऐसा होगा बाहर निकलता हुआ, लेकिन हमने उसको तोड़ दिया, इधर इधर और इधर में तोड़ दिया। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई तल ऐसा रखा हुआ है सामने, तो इसे कौन काटेगा, इधर वाली बल रेखा काटेगी क्या, इधर वाली काटेगी क्या, नहीं सर। जो बाहर निकल रही है वो काटेगी क्या, हाँ सर बाहर निकलती हुई काटेगी। तो बाहर मतलब के डायरेक्शन, तो मैं सीधा कर सकता था एरिया इंटू के डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र गामा, तो गामा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही एक ऐसा रखा हुआ है, इधर की तरफ रखा हुआ है, तो इसे कौन काटेगा, क्या इसे जे वाला काट सकता है, नहीं सर। आई वाला काट सकता है, नहीं सर, आई वाला तो ऐसे निकल जाएगा। कौन काटेगा सर, के वाला काटेगा। तो के वाला काटेगा तो मतलब यहां सॉरी इसे कौन काटेगा, जे इधर निकल जाएगा, के बाहर की तरफ है, इसे इस तरफ वाला काटेगा। इधर कौन है सर, इधर की तरफ आई वाला है, तो आई वाला काटेगा, तो अल्फा इंटू ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें मुझे समझ में आनी चाहिए। उसी प्रकार के ये भी सवाल है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे 100% रूप से आपको समझ में आएंगे। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक मेरे पास घन है, मेरे पास बंद पृष्ठ है, तो एक बंद पृष्ठ से हमेशा विद्युत फ्लक्स 0 होता है अगर उसके अंदर कोई आवेश ना हो तो। कैसे सर, देखिए ये कैसे आएगा। अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, ये वही वाला विद्युत क्षेत्र है। अब मैं अगर इससे फ्लक्स देखूंगा तो अब देखो, अगर मेरे पास एक चकती थी तो उसमें मैं एरिया सदिश इधर मानूं या इधर मानूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे पास एक बंद सतह है तो हमेशा एरिया सदिश बाहर की तरफ मानेंगे हम, बाहर की तरफ एरिया सदिश मानेंगे। एरिया सदिश क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ ही होगा। तो देखो इस वाले तल का, इसका एरिया सदिश इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र इधर है, तो एक दूसरे अपोजिट हो गए, तो ये माइनस अल्फा ए स्क्वायर इससे फ्लक्स आएगा।
इसी प्रकार से सर विद्युत क्षेत्र इधर है, इसका एरिया भी इधर है, तो अल्फा ए स्क्वायर फ्लक्स आएगा। तो इन दोनों का नेट देखूंगा तो जीरो होगा, मतलब इनकमिंग फ्लक्स, अंदर आता हुआ फ्लक्स नेगेटिव होता है, बाहर जाता हुआ फ्लक्स जीरो हो जाता है, तो नेट सॉरी बाहर आता हुआ पॉजिटिव हो जाता है, तो नेट जीरो हो जाता है। अंदर आता हुआ नेगेटिव, बाहर जाता हुआ पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। और ये हमेशा होगा, इस दिशा में भी होगा, बाहर आती हुई दिशा में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह होगा, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलो किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश आ गया तो क्या होगा सर? तो आवेश आ गया तो हमें पता है, देखो हमें पता है क्या कि सर अगर कोई भी एक क्यू आवेश होता है तो उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या अभी मैंने आपको बताई थी क्यू बटा एप्सिलॉन होती है। उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है? क्यू बटा एप्सिलॉन होती है। तो क्यू बटा एप्सिलॉन बल रेखाओं की संख्या होगी। जी सर बिल्कुल सही बात है। तो ये बताओ अगर मैंने इसको पूरे एक बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया तो इससे इस बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? सर जितनी आवेश दे रहा उतनी सब इसको काटते हुए बाहर निकलेगी। तो यही फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन होगा। फिर से सुन लो जिन्होंने नहीं पढ़ा था, क्या बोल रहा हूं कि अगर मान के चलो मेरे पास एक टॉर्च है, तो मैंने पूछा सर लाइट आ रही है, बोलते हाँ सर पूरे कमरे में लाइट दे रहा है। मान के चलो मैंने उस पूरे टॉर्च को एक कपड़े से ढक दिया या एक गुब्बारे के अंदर बंद कर दिया। अब बताओ कि गुब्बारे की सतह से कितनी लाइट काट रही है? सर जो सारी लाइट टॉर्च निकल रही है वो सारी लाइट गुब्बारे से बाहर आएगी ही आएगी, गुब्बारे को काटेगी ही काटेगी। तो वैसे ही है कि जो आवेश अंदर है तो बाहर वाली सतह को कौन काटेगा? क्यू बटा एप्सिलॉन। यहाँ भी क्यू बटा एप्सिलॉन, कहीं भी आवेश एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता, क्यू बटा एप्सिलॉन ही होगा। या हम इसका फॉर्मूला रख सकते हैं क्यू इन बटा एप्सिलॉन। बेलनाकार ले लू, घन ले लू, सब में क्यू बटा एप्सिलॉन होगा। अगर एक से ज्यादा आवेश हो गया तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अपॉन में एप्सिलॉन। अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव रख के एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे, ये फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसी के अंदर अब हमने एक और इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ी थी उसे बोलते हैं गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय होता है कि अगर हमारे पास बंद सतह होगी कहीं पर भी तो उसमें ई डॉट ए मतलब कि एरिया और क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट, जैसे अभी हमने यही वाली बात पढ़ी थी फ्लक्स के लिए, फ्लक्स का ई डॉट ए होता है। और अभी हमने फ्लक्स दूसरी भाषा में क्या पढ़ा? देखो दो फ्लक्स की परिभाषा पढ़ ली, एक क्यू बटा एप्सिलॉन पढ़ ली और एक ई डॉट ए पढ़ ली। क्या पढ़ ली? ई डॉट ए पढ़ ली, ये पढ़ ली थी ई डॉट ए। तो अगर ई डॉट ए हमने दो परिभाषा पढ़ ली तो इन दोनों को अगर हम मिला दे, इन दोनों को मिला दे मतलब कि इन दोनों को मिलाकर अगर हम कुछ बात बोले इन दोनों को मिलाकर अगर हम कुछ बात बोले तो वही हमारा गाउस प्रमेय कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? हमारा गाउस प्रमेय कहलाएगा। इन दोनों को मिलाकर कैसी बात बोल सकते हैं कि ई डॉट ए का क्लोज इंटीग्रल, मतलब कि मैं ऐसे ही पृष्ठ बनाऊं या ऐसी सतह बनाऊं जो बंद हो, खुली ना हो कहीं से भी, वो क्या हो? बंद हो। तो बंद होगा तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर होगा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन, है ना, अंदर आवेश बटे में एप्सिलॉन के बराबर होगा। ठीक है, इस पर और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो मैंने पढ़ाया था उस पर और भी कुछ एग्जाम्पल से वो कर लेते, फिर उसके बाद में गाउस प्रमेय पे और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहां क्या होगा? यहां पर मान के चलो मेरे पास एक बंद सतह है तो इसमें अंदर कोई आवेश नहीं है, कुछ बल रेखाएं आ रही है, काट रही है और बाहर निकल रही है, तो अंदर कोई आवेश नहीं है तो इसका फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। वैसे इसमें भी सर जितनी अंदर काट रही है उतनी बाहर जा रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जा रही है, जो अंदर जा रही है वो बाहर भी जा रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। अंदर जाती हुई बल रेखाओं की संख्या बाहर आती हुई बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगी, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। या अभी हमने जो एग्जांपल देखे कि सर मैं कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी सतह बना दूं तो फ्लक्स होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन। घन के अंदर आवश्यक दू क्यू बटे में एप्सिलॉन, गोले के अंदर आवश्यक दू क्यू बटे में एप्सिलॉन, बेलन के अंदर आवश्यक दू क्यू बटे में एप्सिलॉन फ्लक्स होगा। इसी प्रकार से हाँ, अगर मान के चलो मेरे पास, है ना, इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि भाई अंदर कितनी बल रेखा है, इसमें टोटल नहीं पूछा, इसमें बोला अंदर कितनी बल रेखा जा रही है, अंदर जाता हुआ फ्लक्स, तो अंदर जाता हुआ फ्लक्स होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर नेगेटिव के साथ। क्यों? क्योंकि बल रेखा इधर जा रही है, एरिया इधर है, तो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या होगा? सर विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, एरिया भी इधर ही है, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस में होगा यहां पर। अच्छा, अब अगर मान के चलो एक बेलन सीधा रखा हुआ है और मुझे बोला भाई इधर अब बता कितनी बल रेखा काट कर जा रही है, तो ये कैसे निकालेंगे?
या मेरे पास ये गोलीय सतह रख दी है ना, एक अर्धवृत्त रखा हुआ है। अब बोला कि भैया बताओ इससे कितनी बल रेखाएं काटेगी, ये अंदर से खोखले, अंदर से खोखले। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम वही लाइट वाला बात यूज करेंगे जैसे हम लाइट के लिए सोच रहे थे कि सर अगर हम यहां से लाइट मारेंगे तो उस पे कितनी लाइट काटते हुए जाएगी। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक कोई सॉलिड चीज रखी हुई है ना, ठोस चीज रखी हुई, अगर मैं उस पर लाइट मारूंगा तो क्या पीछे परछाई बन जाती है उसकी? हाँ सर, पीछे परछाई बनती है। परछाई क्यों बनती है? क्योंकि सर वहां से लाइट जो है वो उसने रोक लिया, बाकी साइड से लाइट निकल गई, तो वहां पे बीच में काला काला दिखाई देगा, बीच में परछाई दिखाई देने लगी। तो वैसे ही बात है कि यहां पर अगर मैं बेलन के ऊपर लाइट मारूंगा तो परछाई में क्या दिखाई देगा? सर अगर मेरे पास एक बेलन है तो परछाई में मेरे को एक आयताकार या एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। कितनों को ऐसा लगता है कि सर अगर मेरे पास है ना, ऐसा समझो अगर मेरे पास एक कटोरी है और कटोरी के ऊपर लाइट मारूंगा तो परछाई में क्या एक वृत्त दिखाई देगा? क्या एक वृत्त दिखाई देगा? बिल्कुल सर। एक मेरे पास मान के चल, ये एक पेन है, ये एक पेन है, तो पेन तो गोल है, लेकिन जब मैं इस पर लाइट मारूंगा तो परछाई गोल दिखाई देगी या कुछ ऐसी खड़ी डंडी जैसी दिखाई देगी? परछाई कैसी दिखाई देगी इसकी, गोल या खड़ी डंडी? सर खड़ी डंडी दिखाई देगी। या मान के चल मेरे पास यहां पर एक कीबोर्ड जैसा कुछ है, कीबोर्ड जैसा कुछ है, तो सर भले ही इसके पास बटने हैं, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से लाइट मारूंगा तो क्या मेरे को बटन ही दिखाई देगी? नहीं सर, आपको केवल बस इतना ही आयताकार परछाई दिखाई देगी। ठीक है, तो वैसी बात यहां पर भी करना है हमें कुछ, कि अगर मेरे पास ये बेलन है, उसकी परछाई क्या दिखाई देगी? सर परछाई को हम ऐसा समझ सकते हैं, इसको बिकर में बीच में से काट दूं तो सर ये जस्ट सामने इसकी दीवार है, तो क्या होगा सर, इतनी परछाई दिखाई देगी। और ये परछाई कैसी होगी? ये आयताकार रूप में होगी। किस रूप में होगी? आयताकार रूप में होगी। तो आयताकार रूप में होगी तो फाई बराबर होगा ई इंटू, अच्छा, क्षेत्रफल। कैसे लिखेंगे सर? ई इंटू क्षेत्रफल। इसमें ये दूरी जो होगी वो 2r हो जाएगी और ये जो लंबाई होगी वो l होगी, क्योंकि ये आयताकार बनेगा, ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? सर जितनी सिलेंडर की चौड़ाई है, सिलेंडर की चौड़ाई 2r है, लंबाई कितनी होगी? l, तो E इंटू l इंटू 2r या 2ELR इसका फ्लक्स होगा। वैसे ही यहां पर भी ऐसा होगा कि एक कटोरी है, कटोरी पे हमने टॉर्च मारा तो सर वो जो गोल है वही उतनी ही परछाई देगी, तो वो गोल क्या है सर? पाई r स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि r त्रिज्या है तो पाई r स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा। ऐसा मत सोचना ना कि मैंने टॉर्च मारा, यहां पर मेरे पास कटोरी और कोई दूर परछाई बन रही, नहीं, जस्ट कटोरी के सामने परछाई, उस वाली परछाई की बात कर रहे हैं। इसी हिसाब से हमने और भी कुछ क्वेश्चंस करे हुए थे, है ना, तो ये वाले क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई करोगे खुद से तो बन जाएंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमें ऐसा बोलता है कि यार आधे गोले में, है ना, मेरे पास पूरा गोला नहीं है, मेरे पास आधा गोला, उसके केंद्र पर मेरे पास एक आवेश रखा हुआ है, अब बताओ कि यहां से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो सर गोले में आधा आवेश, हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि देखो पूरा गोला होता तो क्यू बट्टे में एप्सिलॉन फ्लक्स होता, पूरा गोला होता तो क्यू बट्टे में एप्सिलॉन फ्लक्स होता, लेकिन सर आधे गोले से आधा फ्लक्स गुजरेगा, है ना। ये एसपी स्टार क्या लिखा हुआ है? एसपी स्टार ये कहना चाह रहा है कि आपने किसी भी एक वस्तु के कितने हिस्से कर दिए या उसके ही जैसे कितने हिस्से मिलाकर आप उसे पूरा ढक सकते हो, तो जितने हिस्सों की संख्या होगी उससे डिवाइड कर दो, उतना फ्लक्स हर एक से गुजरेगा। जैसे सर यहां पर दो हिस्से, 2 अर्धवृत्त लगेंगे तो एक गोला बन जाएगा, तो 2 हिस्से लगेंगे सर, तो यहां पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 का फ्लक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो एक बेलनाकार है तो एक बेलन और एक और बेलन एक बेलनाकार है, उसके ऊपर आवेश रखा हुआ है, तो आधा अंदर आधा बाहर है, तो उसको पूरा ढकने के लिए आधा बेलन और चाहिए, तो ये कितना होगा सर? ये एक बेलन, तो 2 बेलन, तो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे वाले से फ्लक्स जाएगा, नीचे वाले से फ्लक्स। ऐसे ही हमें और कठिन चीजें बनाई जा सकती है कि मेरे पास एक घन है, घन का जो एक मुख है उसके केंद्र पर आवेश रखा हुआ है, तो अब बताओ आधा अंदर है आधा बाहर होगा, तो एक और घन चाहिए इसे कवर करने के लिए, तो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 से फ्लक्स आएगा। ये आपने वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर उसके जैसा है कि सर अगर मेरे पास एक घन है, उसके एक कोने पे मेरे पास आवेश है, तो इसे ढकने के लिए कितने और आवेश चाहिए रहेंगे, तो सर या कितने और घन चाहिए रहेंगे, तो सर इसके कोने पे तो एक इधर लगेगा, एक इधर, एक इधर, 4 हो गए, और 4 नीचे भी आएंगे, तो टोटल 8 घन हो जाएंगे, तो क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट हर एक से फ्लक्स गुजरेगा। इसी प्रकार से
अगर मेरे पास एक घन है और घन की भुजा के केंद्र पर मेरे पास आवेश है, तो अब सोचो कितने और घन लगेंगे इसे कवर अप करने के लिए। तो सर ये यहां पर एक घन नीचे लगाना पड़ेगा, एक नीचे एक पीछे, तो क्यू बटे में 4 एप्सिलॉन फ्लक्स हो जाएगा, क्यू बटे में 4 एप्सिलॉन टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो यह फ्लक्स से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें थी जो हमने कर ली, है ना। अब इसके अलावा इस पे और भी कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने, ये बहुत सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको अगली क्लास में सॉल्व करवाए। तो अब हम आगे बढ़ते लेक्चर नंबर 8 के बाद में लेक्चर नंबर 9 की तरफ। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? चलिए हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत की लेक्चर नंबर 9। इसमें गाउस प्रमेय पढ़ा था। गाउस प्रमेय क्या होता है उसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। सर स्किन पे प्रियांशु बेटा क्या पूछना चाह रहे हो सर? सर स्किन पे आस्क लिखा होता है, क्या लिखा होता है स्किन पे? स्किन पे, स्किन मतलब चमड़ी पे कुछ लिख रहे हो क्या तुम? अगर बेटा उस गोले के साथ पूरा एक गोला हो जाता तो फिर क्यू बटा एप्सिलॉन पूरे से फ्लक्स होता, आधे से क्यू बटा 2 एप्सिलॉन फ्लक्स होगा। हाँ शबाना बेटिया, आपका मैसेज आ रहा है। अच्छा स्क्रीन पे बोल रहे हो, अच्छा स्किन नहीं स्क्रीन, ओके वही मैं बोल रहा, चमड़ी पे तुमने क्या लिख लिया ऐसा? नोट्स मैं यही बनाऊंगी, स्थिर विद्युत की विद्युत धारा, है ना पूरा सर। ये आपने बोला शॉर्ट नोट्स, हमने तो यही बना दिए शॉर्ट नोट्स। ये रहा सर स्थिर विद्युत की, ये रहा विद्युत धारा, ये रहा धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। सर इधर पीछे देखोगे कक्षा 11वीं पूरा लिखा हुआ है, एक ही हाथ पे सब कुछ। दूरी हाँ त्रिज्या होगी तो बेटा उसे हम आर बोलेंगे, और वर्ग की भुजा होगी तो उसे ए बोलेंगे। हाँ तो स्क्रीन पे क्या समस्या आई थी ये बताइए। अच्छा ये वाली अगर आपको ऐसा लगा कि ये जो लिखा हुआ है ये मैं मिटा क्यों नहीं पा रहा हूं या मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये पीडीएफ खोली हुई है मैंने अभी, है ना। ये मैंने क्या कुछ खोली हुई है, पीडीएफ खोली हुई है ना। ये पीडीएफ खोली हुई है मैंने। तो ये पीडीएफ जो है वो आपको जो मैंने पढ़ा दिया, जो मेन बैच था या जो मेन क्लासेस हुई थी उसके अंदर मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ था आपको, तो ये मैं उसी से रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आप ये चाहते हो कि मैं पूरा पूरा लिखूं भी तो वो लिखने में टाइम जाएगा, इतना ज्यादा हम रिवीजन एक क्लास में नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप जो मेन क्लासेस है उसको देखना है, और अगर आपकी क्लासेस छूटी भी है बेटा तो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तो रिवीजन करना है, उसके बाद में पूरी क्लासेस फास्ट फॉरवर्ड करके देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कशिश क्या हुआ बेटा? हाँ सभी का कमेंट आ रहा है। तो बेटा स्क्रीन पर अगर आपको कभी कभी नहीं दिखता है तो वह शायद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ही कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा स्क्रीन पर आस्क डाउट करके, अच्छा मतलब आपकी स्क्रीन के सामने आस्क डाउट करके लिखा हुआ था, तो बेटा वो इसलिए है कि आपके जो आस्क डाउट पर अगर आप टिक करके रखोगे और कमेंट करोगे, हाँ अगर आप स्क्रीन पर आस्क डाउट टिक करके रखोगे और कमेंट करोगे तो वही मुझे कमेंट्स दिखाई देते, उसके अलावा आप कोई भी कमेंट करोगे तो मुझे दिखाई नहीं देता यहां पर।
ठीक है, चलिए। इंडिया की ड्रेस कहां मिल गई थी आपको? कुछ ना, स्टेडियम जाओ, स्टेडियम के बाहर लाइन से बैठे रहते है ना, 200 रुपए 200 रुपए में टी शर्ट बांटते रहते हैं, है ना। और एक लड़का खड़ा हुआ रहता है, वो पेंट ब्रश लेके वो गाल पे झंडा बना देगा बढ़िया सा, आपको जहां से झंडा बनवाना वो बना देगा पूरे चेहरे पे, मस्त। टोपी वोपी सब बाहर मिल जाता है। चलिए, गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय क्या होता है ये समझना होगा हमें। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिवृद्ध कुल आवेश के 1/ε गुना होती है। 1/ε गुना Q का 1/ε गुना, मतलब ये हो गया Q/ε, ठीक है। और ये होगा क्लोज इंटीग्रल E.d। तो यहां पर अगर हम क्लोज इंटीग्रल E.da लिखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल E.d क्या होता है? सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र देगा। और ये Qin क्या होगा? जो हमारे पास सतह है उसके अंदर के आवेश के बारे में लिखा गया है, ठीक है। जैसे इस पर कुछ बातें कर लेते हैं ना, ये सारी बातें तो अभी हमने कर ही दी। अच्छा, ये तो सारे वही वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हाँ देखिए, जैसे अगर मान के चलो हमारे पास, हमको बोला कि हमारे पास 3 आवेश Q1 Q2 Q3। अब मैंने एक बंद पृष्ठ बनाई, ये Q1 और Q2 को लेते हुए, Q3 बाहर है। अब मुझे बोला इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। करेंगे नहीं हम असल में, बस लिखकर बताएंगे कि यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो इसमें यह लिखेंगे हम क्लोज इंटीग्रल। आपको 4 ऑप्शन है, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ds, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ds, Q1 Q2 Q3 बटे में एप्सिलॉन, Q1 प्लस Q2 बटे में एप्सिलॉन, Q1 प्लस Q2 बटे में एप्सिलॉन, Q1 प्लस Q3 बटे में एप्सिलॉन। तो देखो, जब भी आपको गाउसियन प्रमेय लिखना हो, ये सीधा सवाल आएगा नीट में। आपको एक गोला बना देंगे और बोलेंगे कि भैया ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही समीकरण लिखा गया है गाउस का। तो कैसे करना होगा? तो यहां पर जो बंद पृष्ठ होगा उसके बाहर आवेश हो अंदर आवेश हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्युत क्षेत्र तो जितने आवेश होंगे उन सब के कारण होगा। लेकिन यहाँ पे Qin बटे में एप्सिलॉन के अंदर Qin क्या बोल रहा हूँ? Qin कोई अंग्रेजी का नया शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ? Qin मतलब अंदर। तो यहां पर इस गोले के अंदर जो आवेश है वो यहां पे लिखना होता है। तो अंदर क्या है? Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2 बटे में एप्सिलॉन हम लिखने वाले हैं। क्लियर है कहानी? तो ये छोटी छोटी सी बातें मुझे ध्यान होनी चाहिए। इसी प्रकार से है ना, ये सब अभी मैंने जो डिस्कस किया उसी के ही क्वेश्चंस थे, है ना। ये सब आप प्रैक्टिस करोगे आपको बढ़िया तरीके से आ जाएंगे। जैसे देखो, ये एक और गाउस प्रमेय पर आधारित, अभी जो मैंने आपको बताया उस पर आधारित सवाल। इसमें बोला कि 1 -7 -4 10 2 -5 -3 6 माइक्रोकूलम के आवेश जो है वो एक वर्ग के कोनों पर रखे हुए, ठीक है। और वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर। फिर बोला कि एक गोला बनाया जो 80 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। कितनी? 80 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। तो 80 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर एक गोला है तो 80 सेंटीमीटर के त्रिज्या के गोले के अंदर आपको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, या इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स क्या होता है? Qin। इन सारे आवेशों को जोड़ा मैंने, इन आवेशों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद में 0 आ गया। इन आवेशों को जोड़ने के बाद में क्या गया? 0 आ गया। तो यहां पर 0 आ गया, तो यहां पर इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। अच्छा, नीट 2023 में क्या सवाल आया था? नीट 2023 में वही वाली बात अभी जो मैंने आपको समझाई कि यार क्लोज इंटीग्रल E.ds बराबर होता है Q अंदर बटे में एप्सिलॉन, और अगर ये 0 हो गया मतलब कि अंदर कोई आवेश नहीं है, तो वही वाली बात उसने थ्योरेटिकली पूछ ली नीट 2023 में। थ्योरेटिकल सवाल कि पृष्ठ के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र है, पृष्ठ में प्रवेश करती हुई फ्लक्स रेखाओं की संख्या इससे छोड़ने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है, सभी आवेश पृष्ठ के अंदर होने आवश्यक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो अंदर आवेश 0 है या अंदर जाता हुआ फ्लक्स और बाहर आता हुआ फ्लक्स बराबर होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। एग्जैक्ट यही प्रकार का सवाल नीट 2019 में पूछा था कि मेरे पास 2 आवेश है, एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, इससे फ्लक्स बताइए। तो सर अंदर आवेश टोटल 0 हो गया, तो फ्लक्स 0 हो गया।
ना। ये सारे क्वेश्चन एक बार आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको ये सारा मामला क्लियर होएगा ना। ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा गाउस नियम के अनुप्रयोग, गाउस नियम के अनुप्रयोग में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें थी ये देख लेते। तो गाउस नियम के अनुप्रयोग या इसके जो रिजल्ट्स थे है ना, इसका मैंने क्लास में डेरिवेशन करवाया, अगर आप बोर्ड के हो तो आप इसका डेरिवेशन भी देख लीजिए। बाकी हमें ये जो सारे रिजल्ट्स या फॉर्मूले वो याद होने चाहिए कि अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश है तो उसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर या क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा वो 1/r स्क्वायर का बनेगा, ई व्यक्त समानुपाती हुआ आर स्क्वायर के। इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक खोखला गोला है या गोलीय चालक है, देखो अगर मैं ये, वैसे इस अगले चैप्टर में हमने बात पढ़ी थी कि हमारे पास एक गोला है सर, एक मेरे पास गोला है और वो चालक है, तो उसके अंदर कभी आवेश नहीं होगा, ठोस हो खोखला हो आवेश हमेशा सतह पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम उसके लिए विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं जिसमें सतह पर आवेश है। लेकिन अगर कुचालक होगा तो कुचालक में खोखला होना जरूरी है, अंदर से ठोस होगा तो उसमें अंदर आवेश बैठ सकता है जाकर। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि खोखला आवेशित गोला होना चाहिए, गोलीय चालक होना चाहिए अच्छे से। अब इसमें यहां पर क्यू बटे में या सिग्मा, ये सिग्मा जो होता है वो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन इसका आवेश घनत्व होता है। तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इसके बाहर के क्यू बटे में आर स्क्वायर होगा, जैसे अभी हमने बिंदु आवेश के लिए देखा। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, पहले यहां पर शून्य होगा विद्युत क्षेत्र, फिर एकदम से सतह पर बढ़ेगा और व्यक्त समानुपाती रूप से घटता जाएगा। सतह पर कितना हो जाएगा, के क्यू बटे में कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो है वो कैपिटल आर होगी। इसी प्रकार से ठोस कुचालक गोले के कारण भी हम लिख सकते हैं, है ना। ये किसका है, यह ठोस गोलीय कुचालक है। ठोस गोलीय कुचालक मतलब इसके अंदर हर एक जगह पे आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। इसमें जो अंदर होता है ना, अब अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, अगर मैं गोला बनाऊंगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि अंदर आवेश भी है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो के क्यू इंटू स्मॉल आर बटे में आर क्यू होता है। स्मॉल आर क्या है, केंद्र से दूरी, तो यहां पर जितनी ज्यादा दूर जाते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, के क्यू आर बटे में आर क्यू, या इसी को आप रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन लिख सकते हो। रो क्या है, रो है आवेश घनत्व, इकाई आयतन में आवेश, इकाई आयतन में या आवेश बटे में कुल आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, कैपिटल आर क्यूब होना चाहिए वैसे, क्यों, क्योंकि यहां पर ये टोटल आवेश ले रहा हूं तो टोटल दूरी कैपिटल क्यूब है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये छोटे वाले गोले के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि घनत्व तो छोटे गोले का देखो बड़े गोले का देखो समान है। तो आप सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो, ई समानुपाती होता है आर के। इसके बाद में अगर मैं बाहर निकल गया सतह के, तो सतह के बाहर निकलने के बाद में विद्युत क्षेत्र जो था वो वही होगा जो एक बिंदु आवेश के लिए था या एक खोखले गोले के लिए था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या ई व्यक्त समानुपाती होगा आर स्क्वायर के। मतलब कि यहां पर ई पहले समानुपाती होगा आर के, फिर व्यक्त समानुपाती हो जाएगा आर के। तो पहले स्ट्रेट लाइन बनेगी, बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ ग्राफ बनेगा। इसी प्रकार से और भी चीजों के कारण, अच्छा ये नीट वीट में इसमें डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं ना, जो भी हमने पढ़ा उस पर डायरेक्ट सवाल है, एक बार आपको प्रैक्टिस करने होंगे ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसमें और भी सवाल है ना, जैसे ये वाला एक सवाल था या ये वाला एक सवाल था जो नीट में आया हुआ सवाल है। इन सब में क्या पूछा गया इन दोनों सवालों में, है ना, ये मैंने होमवर्क में दिया था, मैं अगली क्लास में अभी मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। बाकी इसमें बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक है, उस पर इतना आवेश है, फिर बोला 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, तो वही के क्यू बाय आर स्क्वायर से आप कर सकते हो। एक बार मैं करके भी बता देता हूं आपको। क्या होगा इनका सॉल्यूशन, देखो तो जैसे एक दो सवाल थे, तो पहले वाला सवाल, अच्छा ठीक है, वो तो मैंने वहां पे कर ही दिया था, उसका कैलकुलेशन करना था। और उसके नीचे वाला जो सवाल था, अभी जो हमने स्लाइड देखी उसके नीचे वाला सवाल जो था वो ये वाला था कि अगर मेरे पास 10 मीटर त्रिज्या में ना, 10 मीटर की त्रिज्या है, उसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है। फिर बोला है कि अगर मेरे पास ठोस गोलीय कुचालक है तो 20 सेंटीमीटर पर, यहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है, तो यहां से 5 सेंटीमीटर पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर केंद्र से 5 सेंटीमीटर विद्युत क्षेत्र क्या होगा।
तो यहां पर अगर यहां से 20 सेंटीमीटर पर या 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र लिखना है तो वह होगा KQ बाय R का स्क्वायर। अब ये सर 2R कैसे हो गया? इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी चालाकी करी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या चालाकी करी यार, देखो ये दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी माथापच्ची हो जाएगी। तो उसको आसान कैसे बना दिया, उसको आसान हमने ऐसे बनाया कि देखो यार 10 सेंटीमीटर पूरी त्रिज्या है, तो 20 सेंटीमीटर कितनी होगी, दुगनी हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अब हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय 2R का स्क्वायर, तो इसको पूरा सॉल्व करके हम लिख सकते हैं KQ बाय 4R का स्क्वायर, या 4E बराबर हो जाएगा KQ बाय R स्क्वायर के। क्यों किया? क्योंकि जब अंदर विद्युत क्षेत्र निकालने की बारी आई तो फॉर्मूला लगेगा KQ इंटू स्मॉल r बटे में R क्यूब, अभी हमने पढ़ा। अब स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे हम, कैपिटल R बटा 2, क्योंकि यहां से केंद्र से R बटा 2 दूरी पर देखना है। एक R से R कट गया, KQ बाय 2R स्क्वायर, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा। और हमारे पास ये वाली वैल्यू ऑलरेडी है, इसका यूज किया, मतलब क्या किया, ये 4E जो होगा KQ बाय कैपिटल R, KQ बाय कैपिटल R को मैंने 4E रख दिया, बटे में 2 था तो 2E मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे पता होना चाहिए। इसी प्रकार के भी सारे सवाल ही आपसे बन जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ अगला जो टॉपिक था वो स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा थी। तो स्थितिज ऊर्जा अगर मैं दो आवेशों के मध्य लिख रहा हूं, इसका छोटा सा डेरिवेशन था, आप करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि दो आवेशों के मध्य में जब भी स्थितिज ऊर्जा लिखता हूं तो फॉर्मूला होता है KQQ बटे में R। क्या होता है? KQQ बटे में R होता है। ऊर्जा तो ML2 T-2 और जूल इसकी ऊर्जा मात्रक और विमा होगी। एक इंपॉर्टेंट सी बात कि जब भी प्रतिकर्षण होता है तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है KQ1 Q2 बटे में R, और जब भी आकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा नेगेटिव आती है। यही बात आप गुरुत्वाकर्षण में भी हम जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास दो द्रव्यमान है M1 M2, जब इसे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो G M1 M2 बटे में R बल होता है, या स्थितिज ऊर्जा माइनस G M1 M2 बटे में R होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जब भी आकर्षण, याद रखना, जब भी आकर्षण का बल होगा स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होगी, प्रतिकर्षण में स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी दो आवेशों के मध्य। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आसान से क्वेश्चन बनते। इसमें बोला ये तीन आवेश लगे हुए हैं लाइन से, अब बताओ भैया इसकी इन तीनों की स्थितिज ऊर्जा क्या है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे देख सकते हैं हम, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे देखेंगे, तो यहां पर मैं आपको सीधे एक इसका SP स्टार सिखा रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको जोड़ियां जमाना है, जोड़ी जमाना है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, अगर मान के चलो कोई आवेश नहीं है, ये अकेला आवेश है, अच्छा, फिर ये वाले आवेश को दूसरे को लेकर आए तो इनके बीच में स्थितिज हो जाएगी। अब जब तीसरे को लेकर आएंगे तो ये दो के बीच में स्थितिज हो जाएगी, ये दो के बीच में भी होगी। ठीक है, तो इसमें कितनी जोड़ियां बनेगी सर, 3 जोड़ी बनेगी। वैसे यहां पर भी देखो, एक आवेश Q1 रखा हुआ था, फिर मैं Q2 लेकर आया, अच्छा सर इनके बीच में स्थितिज हो जाएगी KQ1 Q2 बटे में R। तीसरा लेकर आऊंगा तो इसके बीच में भी होगी, इन दोनों के बीच में भी होंगे, तो टोटल कितनी जोड़ी बनेगी। तो जोड़ी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को है ना एक मजेदार सा SP स्टार सिखाया, n इंटू n-1 बटे में 2, है ना, पदों की संख्या या जोड़ियों की संख्या। तो यहां पर जैसे मेरे पास 4 आवेश है, तो 4 आवेश के लिए क्या हो जाएगा, 4 आवेश के लिए होगा 4 इंटू 4-1 बटे में 2, मतलब 6 जोड़ियां बनेगी। 3 आवेश होते तो 3 के लिए बनेगा 3 इंटू 3-1 बटे में 2, ये 2 से 2 कट गया, 3 जोड़ियां बनेगी। कितनी जोड़ियां बनेगी, 3 जोड़ियां बनेगी। तो वैसे ही आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 3 पद या 3 जोड़ियां बनी, ये भी 3 आवेश, इनके लिए भी 3 बनेगी। अब आपको क्या करना है, बस KQ1 Q2 बटे में उनके मध्य दूरियां लिखनी है। तो पहले ये 2 की जोड़ी बनाई, KQQ नेगेटिव कर दिया, क्यों कर दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेश है, KQQ बटे में A दूरी है, इन दोनों के मध्य ये भी नेगेटिव होगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, KQ2Q बटे में, अब इन दोनों के मध्य जोड़ी बनी, तो KQ2Q बटे में 2A दूरी आ गई, इनको सॉल्व कर दिया। इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए सर ये जोड़ी Q1 Q2 की बटे में दूरी है, ये जोड़ी Q1 Q3 के मध्य, फिर एक Q2 Q3 के मध्य, ये दोनों और ये दोनों, वही 3 जोड़ियां लिखी, बटे में A तीनों की दूरियां। साथ ही साथ ऐसा कुछ, ये वैसे इस चैप्टर का सवाल नहीं है ना, ये हम जब ऊष्मगतिकी पढ़ेंगे तब डिटेल में यार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर मान के चलो हमारे पास एक हम बंद लूप में घूमते हैं, तो स्थिति जब हमने
स्थिर विद्युतिकी में जब विद्युत रेखाओं के बारे में बात करी तो हमने देखा था कि जब पिछली क्लास में बता दिया था मैंने आपको, मतलब जब पिछली बार हम मिले थे बैकलॉग सीरीज में, कि अगर हमारे पास जब भी बंद लूप बनता है तो उसमें किया गया कार्य शून्य होता है ना, किया गया कार्य शून्य होता है। तो किया गया कार्य शून्य होगा तो यहां पर अगर हम ये पूरे लूप में घूमे तो हमें बोला है कि देखो क्या हो रहा है कि ए से बी तक जाने में 2 जूल का कार्य हो रहा है, बी से सी तक जाने में -3 का कार्य हो रहा है, तो सी से ए जाने में क्या कार्य होगा। तो हमने बोला तीनों का कार्य मिलकर 0 होना चाहिए, तो सी से ए का कार्य निकाल लिया। ठीक है, ये सवाल भी एग्जैक्ट उसी प्रकार का सवाल है जैसा भी हमने किया। इनमें बस थोड़ा सा अंतर यह है कि आपको बोला कि 3 ऐसे आवश्यक है कि x का मान ज्ञात करो ताकि इनकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाए, तो एग्जैक्ट वही वाला क्वेश्चन है। यहां पर हमें बोला कि यह वाला आवेश नहीं पता, तो इन तीनों की स्थितिज ऊर्जा लिखी और उसको 0 कर दिया। हाँ भाई, अब जैसे हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी वैसे एक स्थितिज विभव होता है ना, यह स्थिर स्थितिकी विभव। तो स्थिर विद्युत विभव या स्टैटिक के लिए बात करेंगे तो विभव क्या होता है ना, इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक सीधे एक एसपी स्टार टेबल से समझा देता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। क्या कि अगर मान के चलो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैंने सबसे पहले एक बल नामक चीज पढ़ी थी, फिर विद्युत क्षेत्र पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ी और विभव, 4 चीजें मुझे पढ़ना है इस चैप्टर में बेसिकली। तो इनके मध्य संबंध क्या क्या होता है और इससे जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो बेटा जो देखो बल होता है वो होता है एक सदिश राशि होती है, 2 आवेशों के मध्य लगता है, फॉर्मूला होता है Q1Q2/R²। फिर उसी में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक आवेश के कारण क्या हो रहा है आसपास, एक आवेश के कारण क्या हो रहा है आसपास, उसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और होता है बल बटे में आवेश, ये क्या होता है, बल बटे में आवेश होता है। तो यहां पर यह किसी बिंदु पर होता है और एक आवेश के लिए होता है और एक सदिश राशि होता है। ठीक है ना, कि एक आवेश के कारण आसपास इकाई आवेश कितना बल अनुभव कर पा रहा है, वो मैंने होता है रेट लिस्ट वाली बात कि कितना भाव है, तो भाव कौन बता रहा है, विद्युत क्षेत्र बता रहा है। अब इन दोनों में आपस में संबंध हमें पता है कि सर बल और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, बल बराबर होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इनका ही जो अदिश रूप होता है, ये दोनों तो सदिश, इनमें दिशा भी चाहिए, इनका जो अदिश रूप होता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो अदिश रूप क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का अदिश रूप क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का अदिश रूप। तो स्थितिज ऊर्जा का अदिश रूप जो हो जाएगा वो होगा, अगर मेरे पास है ना यहां पर बल है 2 आवेशों के मध्य, तो उसी का अदिश रूप मतलब कार्य या मैं बोल सकता हूं ऊर्जा, तो वह 2 आवेशों के लिए परिभाषित है। ठीक है, इसी प्रकार से विद्युत विभव क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका अदिश रूप होता है, मतलब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो उस बिंदु पर आवश्यक होगा तो उस पर कितना बल लगेगा वो बताएगा। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव मतलब वहां पर एक आवश्यक होगी तो इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी वो बताएगा विद्युत विभव। कौन बताएगा, विद्युत विभव बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत विभव क्या होगा, किसी बिंदु पर होगा, मतलब किसी बिंदु के लिए परिभाषित, बिंदु मतलब कि ये आवेश है तो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी स्पेस में कहीं भी एक बिंदु हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये एक अदिश राशि होती है। अब जैसे स्थितिज ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है वैसे ही देखो ये सारे ऐसे भी समझाऊंगा, पहले इधर इधर कर रहे हैं। तो वैसे ही ऊर्जा और विभव में संबंध होता है, क्या होगा, ऊर्जा इंटू आवेश विभव होगा, जैसे बल इंटू आवेश विद्युत क्षेत्र होता है। इसके अलावा इनमें क्या अंतर या इनमें क्या संबंध होता है ना, ये सारे आपस में संबंध हमें पता होने चाहिए। तो यह संबंध क्या है, यह संबंध है सर कि अगर मेरे पास बल है तो बल से मैं ऊर्जा कैसे निकाल सकता हूं। तो मुझे ऑलरेडी पता है सर, ये हमने कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ा होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो ये वही वाली बात यहां पे करेंगे, एफ डी एक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो मुझे यह मिल जाएगा। और इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन करने के 2, वैसे ये वाला अवकलन हमें ज्यादा काम नहीं आएगा, हमें तो मैक्सिमम जो है वो हम क्या लिखेंगे, ये dx नीचे ले आएंगे तो du बटा dx, अगर f है स्थितिज ऊर्जा है f पता करना है तो du बटा dx कर दो, f है स्थितिज ऊर्जा पता करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी होगी, वैसे ही वही वाली बात इसमें भी होगी।
जैसे ये लिखा हुआ है कि सर अगर ई पता करना है, विभव है, तो माइनस डीवी बटा डीएक्स, और अगर नीचे आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वी डीवी बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन ई डीएक्स। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमें एक और छोटी सी बात काम आ सकती है, क्या कि यहां पर ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह हम किसके रूप में लिख सकते हैं, ये हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में। वैसे ये हमें बहुत कम चांसेस से काम आए, लेकिन अगर बाय चांस हमें आ जाता है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, यह एक तरीके से अगर हमारे पास ये बल है या स्थितिज ऊर्जा से बल निकालना, तो बल एक सदिश राशि होती है, तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप के रूप में कैसे लिखते हैं, तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है ना, कि एक्स यू का एक्स के सापेक्ष यू का, पहले वाई के सापेक्ष यू का जेड के सापेक्ष आंशिक रूप से अवकलन करना होता है ना। तो ये क्लास में सिखाया है मैंने, वैसे इस पे आने के चांसेस बहुत कम मिनट में, 99% तक केवल एक्स दिशा में ही पूछा जाएगा, तो सीधे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके कर सकते हो। तो विभव को से परिभाषित क्या कर सकते हैं, विभव को बोल सकते हैं हम, विभव को बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव भौतिकीय रूप से एकांक धनावेश को अनंत से किसी निर्देश बिंदु तक स्थापित करने में संरक्षी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगा। क्या लिखा है सर, कुछ समझ नहीं आया है ना। ये क्या होता है, ये अगर हमारे पास एक आवेश है तो हमें पता था कि सर एक बिंदु आवेश अगर मैं या एकांक आवेश में यहां से r दूरी पर रखूं तो उस पर लगने वाले बल को हमने विद्युत क्षेत्र बोला था। तो वैसे ही बात है कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्यों आवेश रखा हुआ है, तो अगर मैं एक कूलम आवेश को इसके करीब लाऊंगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो अगर इकाई आवेश के लिए लिखी है तो उसे हम विभव बोल देंगे। स्थितिज ऊर्जा अगर मैं एक इकाई आवेश के लिए, जैसे विभव या विभव क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा लिखूं या कार्य लिखूं, बात बराबर है। तो k q1 q2 बटे में r, इसमें अगर मैं q से डिवाइड कर दूं या स्मॉल q की वैल्यू 1 रख दूं तो वो मेरे लिए विभव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। ठीक है, तो विभव से जुड़ी मैंने सारी इंपॉर्टेंट सी बातें आपको बता दी है ना। देखो अब इसके अलावा इस चैप्टर में हमें और क्या देखना है, अगली क्लास में जो देखा था हमने, देखो स्थिर विद्युतिकी में लेक्चर नंबर 11 में, तो अब इसमें 2-3 ही टॉपिक बचते। एक समविभव विद्युत विभव मैंने आपको बता दिया, समविभव पृष्ठ और विद्युत द्विध्रुव, इनमें आगे केवल फॉर्मूले ही फॉर्मूले है ना। तो एक बार मैं आपको पहले विद्युत विभव के सारे फॉर्मूले बता देता हूं। विद्युत विभव में जैसे अभी हमने विद्युत क्षेत्र के लिए बातें कही थी, वैसे विद्युत विभव के लिए भी फॉर्मूले होंगे। क्या कि अगर मेरे पास एक बिंदु, ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली वो सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक अदिश राशि होता है ना, इनमें संबंध क्या क्या, ये वाला ग्राफ अभी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी इसकी विमा क्या आएगी, ये कार्य बटा आवेश होता है, जो अभी मैंने समझाया सब कुछ लिखा हुआ है। विद्युत विभव को सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा, वही तो बोल रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हो कि इकाई आवेश को अनंत से r बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। देख अनंत से लाएगा तू, एक पॉजिटिव आवेश है, दूसरा आवेश ला रहा है, तो ये उसे बोलेगा नहीं तू मता मता मता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो तुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, अरे नहीं चल, अरे चल 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 चल। तो अगर इकाई आवेश ला रही हो, मतलब कि एक ऐसा आवेश ला रही हो जिसका मान 1 कूलम है, तो वो लेकर आ रहे हो, तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम विभव के बराबर लिखते हैं। ठीक है यार, अब ये ना आगे सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पे विद्युत विभव को k q बटा r एक बिंदु आवेश के लिए लिखते हैं। ये ग्राफ याद रखना कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र के लिए बनाऊं, विद्युत विभव के लिए बनाऊं, एक जैसा ही ग्राफ बनता है, लेकिन इसमें इस ग्राफ में जो नीचे की तरफ होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है और ऊपर की तरफ विद्युत विभव होता है। इसके अलावा विद्युत विभव, हमने जो सारी बातें बोली वही सब कुछ लिखा गया है यहाँ पर। और विद्युत विभव जो होगा वह अगर हम, अच्छा ये एक छोटी सी बात और है ना, उसके बाद में मैंने आपको विद्युत विभव जो है वो अलग अलग वस्तुओं के लिए लिखवाया। ठीक है चलो, हाँ भाई ये कोई छोटी सी बात समझने वाली, ये समझा देता हूं मैं आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट भी है कि देखिए अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक आवेश को ले जाते हैं है ना, तो क्या होगा, और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आवेश को लाते हैं तो क्या होगा। तो अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र के पदों में हम बात करें तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो क्या होगा, इसको याद रखने का क्या तरीका है कि अगर मान के चलो यहां पर एक मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, एक समान विद्युत क्षेत्र, और यहां पर एक मैंने पॉजिटिव आवेश को छोड़ दिया।
सर एक बात है कि टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो। ठीक है, मैं कल के टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे क्या आप लोगों के? वैसे कल आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ, कल तो उड़ान बैच का टेस्ट हुआ था। तो यहां पर ये पॉजिटिव आवेश जो है उसे हम आगे की तरफ ले जाते हैं। तो पॉजिटिव आवेश को अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये अपने आप आगे की तरफ जाएगा। तो अपने आप आगे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आवेश अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है और विभव घटता है। क्यों? क्योंकि सर अगर मैंने छोड़ दिया तो आगे की तरफ गति करेगा, अपने आप दौड़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा घटेगी। लेकिन ऋणावेश में उल्टा होता है कि ऋणावेश अगर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आवेश है, तो ऋणावेश अपने आप उसकी तरफ जाएगा, तो उसकी तरफ जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा इस दिशा में जाएगा तो बढ़ेगी और इसका विभव घटेगा और स्थिति ऊर्जा भी घटेगी। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश जाने पर और विपरीत दिशा में जाने पर आवेश क्या होता है। एक चीज याद रखो, बाकी सब उसका उल्टा होता जाएगा। जैसे अगर मैं पॉजिटिव आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाऊंगा तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। नेगेटिव आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाऊंगा तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी, है ना, उसी पे ये क्वेश्चंस करवाए। अच्छा, इसके अलावा यार ये ना सब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को मिला जुलाकर क्वेश्चन से ना, एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जिन्होंने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया उनको विद्युत विभव के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, मैं एक्चुअल में क्लास यहीं तक ही रखना चाह रहा हूं क्योंकि बात यह है कि मेरा गला थोड़ा ज्यादा खराब हो रहा है ना। कल हम लोग बहुत देर तक है ना बाहर स्टेडियम में थे, मैच देखने गए हुए थे, तो और मैं अभी सुबह ही आया हूँ। सुबह मतलब कल रात को हम 2 बजे ट्रेन में बैठे, सुबह 8 बजे दिल्ली आए, दिल्ली से गुड़गांव आए, तो 10 साढ़े 10 बजे तक हम घर पहुंचे थे और आधे घंटे में तैयार होकर सीधा ऑफिस आ गया। तो मेरा थोड़ा गला भी बैठ रहा है और अगर मैं अभी ज्यादा क्लास लूंगा तो फिर मेन क्लास आने वाली 7 बजे वाली और इसके बाद में जो मेरी क्लास है वो ले नहीं पाऊंगा मैं। तो अभी मैंने आपको इसमें 90% चीजें रिवाइज करवा दी है। मैं बता देता हूं क्या क्या बच गया है ना, एक बार मैं आपको पीपीटी खोल के बता देता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना होगा खुद से, एक तो समविभव पृष्ठ पढ़ने होंगे है ना, और उसके अलावा अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के कारण, जैसे ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कृपया करके एक बार खुद से रिवाइज करना, 100% रूप से अभी ही कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये सब क्या लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने अलग अलग प्रकार की वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र रखा है ना, विद्युत क्षेत्र रखा, तो उन्हीं के कारण हम क्या रखेंगे, विद्युत विभव देखेंगे। अलग अलग प्रकार की वस्तु जो होंगी उन कारण विद्युत विभव क्या क्या हो सकता है वो समझेंगे। ठीक है, आप कामेश सर के पास क्यों नहीं बैठे? अरे नहीं बेटा, मैं कामेश सर के पास ही बैठा हुआ था है ना। हुआ क्या कि हम लोग ऐसे एक लाइन में बैठे हुए थे और बीच की 2-3 सीट खाली थी, तो हम पहले तीनों इधर साइड में बैठे हुए थे, फिर वो एक भैया दीदी और उनका 2-3 और दोस्त आए, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनकी 2-3 सीट इधर थी, 2-3 सीट उधर ऊपर की तरफ थी, तो उन्होंने बोला हमें थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। अब हम भले आदमी, हम थोड़ा सा एडजस्ट हो गए। फिर उसके बाद में कामेश सर थोड़ा बाहर चले गए वॉशरूम, फिर वो वापस आए, तब तक तो वो भैया दीदी इधर बैठ गए, फिर कामेश सर की जगह ही नहीं बची तो उनको उधर बैठना पड़ गया। फिर 15-20 मिनट बाद वो भी उठकर चले गए, वो घूमे ही जा रहे थे, हमने कहा ठीक है तुम घूमो, फिर हम लोग साथ में बैठ गए थे। और उसी वक्त जब हम दोनों दूर दूर बैठे उस समय कामेश सर इंस्टाग्राम पे लाइव कर दिए वीडियो। चलिए तो हाँ, स्लाइड्स का मैं अभी फिर से बोल देता हूं है ना। तो एक बार आप ये जो बचा हुआ है विद्युत विभव देखना है आपको, और इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव बचेगा आपका है ना। उसके हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए काफी सारे, और विद्युत द्विध्रुव के लिए जो सारे फॉर्मूले हैं वो एक बार प्लीज कृपया करके आप लोग रिवीजन कर लेना ना। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र भी और विद्युत विभव भी इसके कारण है ना। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये आप अगर रिवाइज आज ही कर लेना, क्योंकि आज शाम की जो मैं क्लास लूंगा उसमें मैं चुंबकीय द्विध्रुव की बात करूंगा, तो ये सारी बातें एग्जैक्टली ऐसी कैसी रिवीजन हो जाएगी, एग्जैक्टली रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, मैच जल्दी खत्म हो गया था, आप लुलू मॉल गए थे।
यार लुलु मॉल पे है ना, वो एक तो हाईवे पे बना हुआ था लुलु मॉल, तो उस पे जाने के लिए उधर से गाड़ी का यू टर्न, वो हम कैब वाले भैया को बोले थे भैया हम गाड़ी बीच में रोक नहीं सकते हैं, तो फिर लुलु मॉल नहीं जा पाए। लुलु मॉल के बगल में थोड़ा सा आगे फियोनिक्स मॉल है शायद, है ना, उसमें गए थे हम, क्योंकि वो स्टेडियम के जस्ट बगल में था फियोनिक्स मॉल, तो उसमें गए थे। वाला मॉल भी बहुत अच्छा था। बाकी लुलु मॉल हमने बाहर से देख जरूर लिया था, है ना, बाहर से हमने देख जरूर लिया था, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं से निकली थी, देखा जरूर था। चलिए, तो अभी जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम रेगुलर क्लास में 7:30 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। नहीं, आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। आज हम जो चुंबकीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें जो थोड़ा सा पोर्शन बचा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बातें हैं। जितने बन रहे उतने देखो, और उसके बाद जो नहीं बन रहा उनको समझो कि कैसे करना है, और फिर उन्हें रिवाइज करो बार बार, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो जितनी ज्यादा, वैसे मुझे पता कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कॉपी पे पेन लगा कर देखना पड़ेगा, फिर भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो जितना बड़ा रिवाइज करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।